Good morning friends, welcome back. This is the second video of Principles of Management. In this video, we will discuss the major principles of management and which is proposed by Henry Fayol and F.W. Taylor, the scientific management and the general management. So we will see in this video specifically, we will discuss about scientific management proposed by F.W. Taylor. And through this diagram, we can see that principle of management the scientific management proposed by F.W. Taylor is focused on the scientific features of management. How can we achieve our managerial goals through science? किस तरीके से वैज्ञानिक रूप में हम लोग अपनी संस्था का प्रबंधन कर सकते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस मीन्स साइंस, द कंडीशनल साइंस, नॉट रिजिड साइंस, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन. ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस प्रिंसिपल में मुख्य रूप से F.W. टेलर ने बताई हैं. उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ों को हमें साइंस के आधार पे मैनेजमेंट को लेकर चलना चाहिए. वर्कमैन का सिलेक्शन साइंटिफिक आधार पे, साइंटिफिक आधार मतलब एफिशिएंट आधार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको जॉब देना चाहिए. साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह का अरेंजमेंट करना चाहिए. सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. और जो दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, दैट इज जनरल मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल ने भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए जनरल मैनेजमेंट के, जिनके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं. तो सबसे पहले कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो F.W. टेलर का है वो किस चीज़ पे आधारित है. दैट इज़ बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ साइंस. बेसिकली F.W. टेलर का मानना था कि हम लोग कोई भी ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करने से बचें और अपडेटेड तरीका, हमारी कंडीशन, किसी ने कोई मेथड इस्तेमाल किया है, उस मेथड को हम भी इस्तेमाल करके अगर उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हो सकता है कि वो जितना प्रोडक्टिव उसके लिए था वो हमारी कंडीशंस में उतना प्रोडक्टिव ना हो सकता है बहुत वर्स रिजल्ट आए. तो हमें अपने कंडीशंस के आधार पर, अपने कंडीशंस के अनुसार उन टेक्निक्स का, उन मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए. तो मेथड ऑफ साइंस है क्या? बेसिकली मेथड ऑफ साइंस है कि पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करें. एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या? मेरा प्रोडक्शन अप टू द मार्क नहीं है, मुझे जिस समय पे जितने प्रोडक्शन चाहिए उतना प्रोडक्शन मेरी फैक्ट्री नहीं कर पा रही है. अब इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? वर्कमैन का इनएफिशिएंट होना, रॉ मटेरियल का अनअवेलेबल होना, वर्किंग कंडीशंस का प्रॉपर नहीं होना, बहुत सारे रीज़न इसके पीछे हो सकते हैं. उन सारे रीजंस की एक लिस्ट बनाना और फिर चेक करना कि प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है. कहीं हमारा वर्कमैन तो इनएफिशिएंट नहीं है, रॉ मटेरियल प्रॉपरली हमारे पास पड़ा हुआ तो है. ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन के लिए वर्कमैन हमारा तैयार है लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं रहता है कभी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाता और हमारी प्रोडक्शन की स्पीड, एवरेज स्पीड हमारी कम हो जाती है. तो हम लोग पहले प्रॉब्लम को, एग्जैक्ट प्रॉब्लम की जड़ को ढूंढेंगे, फिर डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन, और फिर उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम कोई उपाय निकालेंगे. एंटिसिपेटिंग कंसिक्वेंसेस, अब कोई बदलाव करने वाले हम लोग, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन लाया है मैंने, जिसकी वजह से कुछ बदलाव होने वाले हैं. उस बदलाव की वजह से उस कंसिक्वेंसेस मतलब बैड इफ़ेक्ट्स, उसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं जिनका हमें अंदाज़ा पहले लगाना चाहिए. फिर हमें प्रोग्रेस को मेजर करना चाहिए कि मेरे अल्टरनेटिव के इस्तेमाल करने से क्या प्रोग्रेस हुआ, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए. दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड of generating a principle,
अभी मैंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि मेरा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी थी, जिसकी वजह से मेरा वर्कमैन का भी इफिशियंसी कम हो रहा था। मेरा वर्कमैन इफिशियंट था, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं रहने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था। तो मैंने रॉ मटेरियल के एक एवरेज स्टॉक मेंटेन करना शुरू किया और हमारा प्रोडक्शन अप टू द मार्क हो गया। दैट इज़ द कंक्लूजन। इंस्टीड ऑफ दैट, अब जो ट्रेडिशनल तरीका है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, हम वर्कमैन पे प्रेशर डालेंगे कि चलो जब रॉ मटेरियल जिस दिन नहीं है उस दिन छोड़ दिया, जिस दिन है उस दिन ओवर टाइम करो। ऐसा कुछ भी जो ट्रेडिशनल जो चला आता वो रहता है, लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं, वर्कमैन के प्रॉफिट को, इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख के अगर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता चला जाता है। तो दैट इज़ व्हाट सजेस्टेड बाय F.W. टेलर इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इस आधार पे है, जो डायग्राम आपके सामने है, इस आधार को फॉलो करके इन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स प्रपोज किए हैं। तो F.W. टेलर ने जिस साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की, उस साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप अपने लोगों से, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कमैन हैं, उनसे आप चाहते क्या हैं, कौन सा काम उनसे करवाना चाहते हैं, कितने टाइम में उनसे वो काम करवाना चाहते हैं, कितने कॉस्ट में वो काम करवाना चाहते हैं, ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो उस काम को अच्छे तरीके से और सस्ते तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल हमारे F.W. टेलर साहब ने दिए। F.W. टेलर का मानना था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हम रूल ऑफ थंब नहीं मानेंगे। वी विल नॉट फॉलो एनी ट्रेडिशनल रूल, बट वी विल ट्राई टू गेट द थिंग्स डन थ्रू साइंस। और मेथड ऑफ साइंस के बारे में हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि मेथड ऑफ स्लाइड का मतलब क्या क्या होता है। तो उसी तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मैनेजमेंट के जितने भी हर्डल्स हैं उनको सॉल्व करना है, ना कि किसी रूल ऑफ थंब जो कि चला आ रहे हैं, कुछ ऐसे तरीके जैसे कि काम करवाना है तो हमें अपने वर्कफोर्स को के साथ हार्शली बात करना होगा, उनको डांट कर काम कराना होगा। इन सब के बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, हमें साइंस का सहारा लेना होगा। इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, या फिर जो ऑब्जर्वेशंस हमें दूसरों ने एक्सपेरिमेंट करके दिया है उनको अपनी कंडीशंस के अनुसार चेंज करके वहाँ पे लागू करना होगा, जिससे हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्शन का लेवल मिल सकता है और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हम लोग देख सकते हैं। साइंस के भी कुछ ऐसे रूल हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है एज इट इज़। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले लीजिए, इंडिया में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही अमेरिका में भी है। बट मैनेजमेंट जिस साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, मैनेजरियल साइंस की जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस मतलब हम लोग ऑब्जर्व करके चीज़ों को, इसमें एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रूल्स बनाते हैं, लेकिन उन रूल्स को जब लागू करते हैं, व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग दोज रूल्स, व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स, वी नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ साइंस बट कैन नॉट बी रिजिड। हम लोग मैनेजमेंट के किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी मैनेजमेंट में किसी भी डिसीजन को थोप नहीं सकते अपने एम्प्लॉयज़ पे। जैसे ही हम लोग थोपना शुरू करेंगे, somewhere we will lose the interest of employee, and in long run that lost interest is going to harm us. Next principle, harmony not discord। एक रूपता, एक समानता, न कि भिन्नता। मतभेद नहीं होना चाहिए। What management is thinking and desiring and what workman is thinking and desiring, both should be in a line। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए।
ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए FW टेलर साहब ने क्या प्रेफर किया, मेंटल रिवॉल्यूशन, कंप्लीट चेंज ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जिस प्रकार से उनके टाइम, ये उनके लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपकी किताब में दिया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ज़माना था, तो जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ करना होता था, जब प्रोडक्शन को इन्हेंस करना होता था, तो उसके अपने तरीके थे कि वर्कमैन पे लोड डाल के, उन पे फोर्सफुली उनसे काम करा के, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस है। हम लोगों ने देखा है कि मैनेजमेंट के अलग अलग फेजेस हुए हैं, पैसा बढ़ा के, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब भी मैनेजमेंट और वर्कमैन दोनों की का गोल अगर एक लाइन में नहीं फॉल करता है, तो एक, जैसे हमारा कोई भी टारगेट है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमें उस टारगेट की तरफ जाने से पीछे खींच रहा है। हो सकता है कि मेरे पास ताकत ज़्यादा हो तो मैं अपने टारगेट तक पहुंच जाऊं, बट इन रीचिंग आई विल लूज़ मोर पावर। वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और मैं थक जाऊँगा। इट मीन्स मेरा कॉस्ट बढ़ गया, और अगर यही मैं जा रहा होता और मुझे पीछे से भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होते तो मेरी स्पीड और बढ़ जाती। तो इसी तरीके से वर्कमैन और मैनेजमेंट अगर एक साथ एक रूप होकर काम करें, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को के साथ साथ इंडिविजुअल गोल को भी अचीव किया जा सकता है बड़े ही आसानी से, और वी कैन अचीव अ गुड मैनेजमेंट। अगला प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बहुत ब्रॉड प्रिंसिपल्स है ये, लेकिन इन द शॉर्ट आई विल से कि मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग। और हार्मनी में देखिए, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पोजीशन शुड नॉट बी यूज टू गेट द वर्क डन इंस्टेड ऑफ लीडरशिप। हार्मनी, आप अगर मुझे आप लोगों से या फिर किसी से भी अपने जूनियर से अगर कुछ काम कराना है और मैं उनसे अपना काम इसलिए करा लेता हूँ क्योंकि मैं सीनियर हूँ, तो दैट इज़ नॉट हार्मनी, दैट इज आई एम जस्ट शोइंग द सीड ऑफ डिस्कॉर्ड। इफ आई वॉन्ट टू गेट द हार्मनी, देन आई हैव टू मोटिवेट देम, आई हैव टू लीड देम टू डू द वर्क विच आई वॉन्ट टू बी डन। वो काम करने के लिए उन्हें डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें उसकी तरफ हमें इनडायरेक्टली लेके चलना है, ताकि वो मेरे बिना कहे वो काम शुरू कर दे। और एक बार जब मेरा ऑर्डर मिले तो वो काम अपने आप, उनके अंदर से भी इच्छा हो उस काम को करने की और सामने से ऑर्डर भी मिल गया, दोनों फोर्सेस मिल के एक साथ काम करेंगे और हार्मनी, दे विल रिजल्ट हार्मनी। नाउ कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट को अगर गुड मैनेजमेंट बनाना है तो हमें कोऑपरेशन होना चाहिए हमारे मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच में। मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच में क्या आता है? मैनेजर्स। ये मैनेजर्स लिंक का काम करते हैं मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच में। तो अगर हम लोग कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट लेता है और अगर उसमें अपने वर्कमैन या वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव या वर्कमैन को इन्वॉल्व करता है, तो कई बातें होंगी, डिसीजन के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वर्कमैन के पास ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड एक्सपीरियंस है, जबकि मैनेजमेंट अपने ऑफिस में बैठ के उनके रिपोर्ट्स के आधार पे अपने डिसीजन ले रहा होता है, जबकि वर्कमैन के पास उसका एग्जैक्ट उसका लाइव एक्सपीरियंस है। वो उसको पता है कि ऑन द ग्राउंड काम कैसे करना होता है, क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने वर्किंग टाइम मेरे यहाँ 8 से लेके शाम के 5 बजे तक था और अभी मुझे उसे चेंज करना है, मुझे उसे 10 से लेके शाम के 7 बजे करना है, और मैं इसे फोर्सफुली इम्प्लाई कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका है कि मैं अपने वर्कमैन से फीडबैक ले सकता हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं। मैं उनको बता सकता हूँ डिसीजन लेने से पहले कि ये टाइम के होने का क्या फ़ायदा है। हो सकती है कुछ मजबूरी हो इस टाइमिंग को, हो सकता है इसमें पावर का जो बिजली जो इस टाइम पे बिजली रहती हो, तो अगर इस टाइम पे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो उनको पावर कट कम फेस करना पड़ेगा, गर्मी का सामना कम करना पड़ेगा।
तो ये सारे बेनिफिट्स अगर हम वर्कमैन को बताएंगे तो वर्कमैन हमारे डिसीजन में इन्वॉल्व हो जाएगा, और जब वो हमारे डिसीजन में इन्वॉल्व होगा तो हमारा डिसीजन और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अब ये डिसीजन मैनेजमेंट का नहीं है, अब ये डिसीजन वर्कमैन का है। तो वर्कमैन कोऑपरेट करना शुरू करेगा, न कि वर्कमैन अपने बारे में सोचेगा कि नहीं यार मैं 7 बजे से 8 बजे से आता था तो वो ज़्यादा अच्छा था। अब उसको पता है कि 10 बजे आने में क्या फ़ायदा है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब है कि मैनेजमेंट को वर्कमैन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इस प्रिंसिपल के अंतर्गत एक भी एम्प्लॉय का अगर हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके सिलेक्शन को, उसका सिलेक्शन साइंटिफिक होना चाहिए, मतलब उसकी योग्यता के आधार पर उसका सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि किसी रेफरल या फिर किसी भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, किसी फ्रेंड का। हाँ, फ्रेंड का अगर कोई कैंडिडेट है, इट्स ओके, वी नीड टू चेक वेदर ही इज properly equipped or not. He should have the talent of completing the work efficiently which he is going to be assigned. उसको वो काम आना चाहिए, उस काम में उसके महारत होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी रेफरेंस या फिर इंटरव्यू का भी ले सकते हैं हम लोग कई लोगों को उनकी योग्यता देख के। तो सिलेक्शन साइंटिफिक होना चाहिए। वीकनेस टू बी रिमूव्ड, अगर कोई कमजोरी है अगर, तो उसको हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करके उन प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा इक्विप्ड करना होगा। एंड हायरिंग शुड बी बेस्ड ऑन टैलेंट क्वालिटी, नॉट ऑन रेफरल और सैलरी। जब भी हम लोग किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं उसमें सैलरी को बेस बनाना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर 2 इक्वल टैलेंट वाले एम्प्लॉयज़ हमारे सामने हैं, ऑप्शन है हमारे पास, तो वहाँ पे हम लोग सैलरी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सैलरी को मेन रखना कि ये कम सैलरी ले रहा है और अब उसको काम पे रखना, वो हो सकता है हमें जो अभी डायरेक्ट जो लॉस दिख रहा हो वो थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली ही इज़ गोइंग टू हार्म द कंपनी। सो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स proposed by F.W. Taylor under his scientific management. Now, to complete his scientific management, he experienced few techniques also. He used these techniques, और इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के प्रोडक्शन को उन्होंने 3 फोल्ड तक बढ़ा दिया था, 3 गुना कर दिया था। तो जैसा हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोज़ में भी चर्चा किया है कि वॉट एवर प्रिंसिपल्स ही प्रपोज्ड और एनी इंटेलेक्चुअल प्रपोज्ड इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने इस चीज़ को करके देखा और जब उन्हें फ़ायदा हुआ तब उन लोगों ने इसको प्रिंसिपल के रूप में पेश किया। तो इनका एक टेक्निक थी कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप अगर हम अपनी कंपनी में रखें तो इसका बेनिफिट होगा। इसका मतलब क्या है? फंक्शनल मतलब कि जो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फोरमैनशिप क्या है? फोरमैन को हमारे बुकिश उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि द लो लेवल ऑफ एम्प्लॉय मैनेजर and top level of workmen can be considered as a foreman. We can call them supervisors in simple language. इनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से टॉप लेवल पे प्लानिंग के लिए अलग और एग्जीक्यूशन के लिए अलग टीम्स होती हैं, वैसे ही हम लोग लो लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पर भी प्लानिंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग और सुपरविज़न के लिए अलग अलग टीम्स बना के रखें। सब लोगों से काम कराने से बेहतर है कि कुछ लोग काम करें, कुछ लोग उनके काम में सपोर्ट करें, कुछ उनकी देखरेख करें, सबका काम बांट दिया जाए।
तो ये इनका मानना था। इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इन्होंने इन चीज़ों को करके देखा भी था। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड, पहले इस बात का निश्चित करना कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो इसका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब एक सैंपल बना के रखना कि ये होना चाहिए, ये है प्रॉपर चीज़, इसके ऊपर अबव द स्टैंडर्ड एंड इसके नीचे बिलो स्टैंडर्ड। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कोई भी एक काम है, सिंपल काम कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे कि टीचिंग को ही ले लेते हैं। तो टीचिंग में इस पूरे काम को छोटे छोटे पीसेस में बांट दीजिए। प्रिपरेशन करना, नोट्स प्रिपेयर करना, डिलीवर करना बच्चों को मॉनिटर करना, बच्चों को सपोर्ट करना, इन सारे कामों में अलग अलग बांट दिया गया। और अब क्या है कि अब हम लोग एक टीचर को के एनालिसिस में उसके हर पॉइंट पे हम लोग फोकस कर सकते हैं कि वेदर ही इज़ गुड इन हिज नोट्स, प्रेजेंटेशन कैसा है, हाउ ही इज़ विद हिज स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अगर काम को हम लोग टुकड़ों में बांट दें और फिर काम का एक स्टैंडर्ड सेट कर दें कि ये लेवल ऑफ टीचिंग का ये लेवल होना चाहिए, ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए, बच्चों के पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो क्लासरूम स्टडी से ही। तो एक ये स्टैंडर्ड है और ये इस वर्क का सिंप्लीफिकेशन है। टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी, जैसे कि आप डोमिनोज के ले लीजिए, पिज़्ज़ा है, इसका पिज़्ज़ा आप दिल्ली में खाइए, गोरखपुर में खाइए, पटना में खाइए, हर जगह टेस्ट आपको सेम मिलेगा। वाई दे आर एबल टू डिलीवर द सेम टेस्ट? बिकॉज दे हैव सिंप्लीफाइड देयर वर्क, they have set a standard at which they have to reach to establish a standard of excellence and quality in material। इससे क्या होगा कि हमें अपने आप को, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। टू establish the standard of performance of men and machines also। हमारा स्टैंडर्ड अगर तय है और तो अगर हमारे स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस कर सकता है तो वो मशीनरी और वो मैन हमारे लायक हैं, हम उनको हायर करेंगे। और इफ़ ही इज़ लो देन स्टैंडर्ड देन वी विल नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन। अब आते हैं मेथड स्टडी। उन्होंने कहा कि एक टेक्निक है कि हम लोग मेथड का स्टडी करें, जो प्रोडक्शन का मेथड है उसमें हम लोग उसका अध्ययन करें, और जो हमारे पास अवेलेबल मेथड, जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, तो कौन सा मेथड हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से सही है इसकी स्टडी करें। कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे जाना है कि लेबर इंटेंसिव मेथड पे जाना है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन। Now motion study, don't get me wrong, motion study means क्या होगा, एक्टिविटी हमें अपने पूरे वर्कमैन के एक्टिविटी का स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हमें सारी एक्टिविटीज़ में से चुनना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी प्रोडक्टिव है, कौन सी एक्टिविटी इंसिडेंटल है, मतलब कभी कभी होती है, और कौन सी एक्टिविटी अनप्रोडक्टिव है। जैसे मान लीजिए मेरा काम है टीचिंग, और मैं टीचिंग करने के दौरान मुझे लाइट्स ऑन कर, मान लीजिए क्लासरूम में हूँ मैं और लाइट ऑन करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, चौक रखने की व्यवस्था जो बाहर है मुझे बाहर से जाके बार बार लाना पड़ता है, फ़ैन का बटन ऑन करने के लिए मुझे ऑन या ऑफ करने के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता है। तो आई मे वेस्ट माई लिटिल टाइम इन डूइंग दिस सच अनप्रोडक्टिव वर्क। Instead of that, I can use my smallest piece of time in teaching
अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, नॉर्मली अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें, लेकिन मैंने एग्जांपल लिया है कि अभी मैं चौक लेने जा रहा हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ा तो सकता नहीं, बट माना क्या जा रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बट आई एम बिजी इन ब्रिंगिंग चौक। तो मोशन स्टडी, हमें एम्प्लॉयज़ की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखना होगा कि कौन सी एक्टिविटी उनकी जो है प्रोडक्टिव है, कौन सी हमें कोशिश करनी होगी कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को रिमूव किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए एटलीस्ट। टाइम स्टडी, नीडेड टाइम टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक जॉब, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी काम को, जिस काम को हम कर रहे हैं उसे ख़त्म करने में कितना टाइम लगना चाहिए, और तब हम चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने अपना टाइम कम समय लिया है स्टैंडर्ड से, या फिर स्टैंडर्ड से ज़्यादा समय ले रहा हूँ मैं। तो that will help us in checking the efficiency of your workmen. Fatigue study, ये सब मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैटिग मतलब होता है थकान। जो परफॉर्मेंस सुबह सुबह पहली क्लास में होती है, वही परफॉर्मेंस शायद फोर्थ बेल में या लगातार पढ़ाते हुए मैं दूसरी तीसरी बेल में भी नहीं दे पाऊँगा, कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा। तो क्यों नहीं दे पा रहा है? बिकॉज टीचर इज़ अ बिट टायर्ड और वर्कमैन इज़ टायर्ड। तो उस थके हुए इंसान की एफिशिएंसी होते हुए भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अप टू द मार्क। तो वी नीड टू हैव अ session in which he can rest and regain its strength. तो we should have, हमारा फैटिग स्टडी में हम लोग फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक तय करते हैं कि कितनी देर पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए या फिर थोड़ा बड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ताकि वर्कमैन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए और फिर वो काम में जुट जाए। इसी फैटिग स्टडी में थकान का एक और कारण होता है remuneration, salary. If someone is very good in his work and he is doing very properly, he is doing all the work properly, and his remuneration is not satisfying, he think he is not getting satisfied salary, तो क्या होगा यहाँ पे उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। पहली कंडीशन में इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा था? थकान की वजह से, वर्कलोड की वजह से, कंटिन्यूअस वर्क की वजह से। अब थकान क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसको जो पे बैक हो रहा है, उसको जो सैलरी मिल रही है, उसका जो रिम्यूनरेशन है, दैट इज़ नॉट एनफ टू कीप हिम अलाइव, टू कीप हिम चार्ज। तो हमें यहाँ पे उनके रिम्यूनरेशन का भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए, जब रिम्यूनरेशन की बात आती है तो आगे अगला जो हमारा प्रिंसिपल है, अगला जो टेक्निक है, ये रेम्यूनरेशन पर ही बेस्ड है, जैसे कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सभी टीचरों को, ये आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनल, सारे जितने भी टीचर हैं सबकी सैलरी एक समान कर दी जाए, तो विल दैट बी सेड प्रोडक्टिव? नो। टीचर्स या वर्कमैन की सैलरी या रेम्यूनरेशन उनके एफिशिएंसी पे बेस्ड होना चाहिए, जिससे वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हमेशा अपने आप को बिजी रखें। एक आपकी बुक में भी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक एम्प्लॉय है, वो शर्ट बनाता है, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है कि दिन के 10 शर्ट बना सकते हैं, और वो दिन में 11 शर्ट बना लेता है। और वहीं पे एक एम्प्लॉय है जो दिन में 9 शर्ट बनाता है, 8 शर्ट बना लेता है। तो मैं पर शर्ट अगर मैं सबको 60 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे रहा हूँ, एक शर्ट की सिलाई 100 रुपये दे रहा हूँ मैं, तो 11 शर्ट बनाने वाले को 1100 मिले,
और 8 शर्ट बनाने वाले को 800 रुपये मिले। लेकिन अगर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया 10 शर्ट रोज़ आपको बनानी है, और मुझे ध्यान रखना है कि मेरा प्रोडक्शन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा होना चाहिए। सिर्फ शर्ट सिलना तो मेरा काम है नहीं, सिलवाना तो मेरा काम है नहीं, मुझे किसी को डिलीवर करना है तो उसको एक लिमिटेड टाइम में इतने सारे पीसेस देने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने बोला 10 स्टैंडर्ड है, और 10 जो करेगा एक दिन में उसको 100 रुपये पर शर्ट मिलेगा। जो 10 से कम करेगा उसको सिर्फ 90 रुपये पर शर्ट मिलने वाले हैं, 80 रुपये पर शर्ट मिलने वाले हैं। तो अब जो 8 शर्ट बना रहा है उसको कितने मिलेंगे? 640 रुपये, जबकि जो 11 शर्ट बना रहा है उसको मिलेंगे 1100 रुपये। कितना डिफरेंस आ गया है? छोटे से मार्जिन कर देने की वजह से हमारे पास इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो वो भी चाहेगा, जो 8 शर्ट बना रहा है वो चाहेगा कि मैं कम से कम 10 वाले मार्क को टच करूं, ताकि मैं भी 100 की रेंज में आ जाऊं, पर शर्ट में मुझे 100 रुपये मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग जनरल मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और जितनी भी केस स्टडीज़ आपको मिलती हैं बुक वगैरह से उनको सॉल्व करते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी केस स्टडी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शेयर इट विद मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। And for the time being, thank you and all the best.